हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। उसमें से मैंने डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर आपको बता दिया था, प्रति चुंबकीय और अनुचुंबकीय मैंने आपको बता दिया था। आज मैं बात करने वाला हूँ लोह चुंबकीय ठोस की। ठीक है, तो लोह चुंबकीय ठोस में होता क्या है कि ये ऐसे ठोस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैंने आपको बताया था अनुचुंबकीय क्या करते हैं, दुर्बल आकर्षण शो करते हैं, जबकि जो लोह चुंबकीय ठोस होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। यानी कि जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा होता क्यों है इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाला हूं। एक्चुअल में होता क्या है, जो लोह चुंबकीय ठोस होते हैं, जैसे कि हम आयरन की बात करते हैं, आयरन हो या कोबाल्ट हो या निकिल हो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सॉलिड होते हैं, इनमें बहुत सारे मेटल आयन होंगे कि नहीं होंगे। तो वो मेटल आयन क्या करते हैं, खुद को छोटे छोटे खंडों में समूहित कर देते हैं। वो छोटे छोटे रीजन में एकत्रित हो जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया। तो ऐसे जो छोटे छोटे खंड होते हैं, इन छोटे छोटे खंड को हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कहें कि जो सॉलिड होता है, यहाँ पे मेटल सॉलिड होता है, इनके जो आयन होते हैं, ये आयन क्या करते हैं, खुद को छोटे छोटे खंडों में समूहित कर देते हैं, और उन्हीं खंडों को हमने क्या कहा है, डोमेन कहा है। इन डोमेन्स में क्या होता है कि कपलिंग एक्सचेंज पाई जाती है, हम जिसको कहते हैं इंटरनल जो इनका क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के कारण हम कह सकते हैं, जिसको हमने कपलिंग एक्सचेंज कहा, तो कपलिंग एक्सचेंज में बहुत ज्यादा होता है। कपलिंग एक्सचेंज का मतलब यह है कि इनका जो अलाइनमेंट होता है ना, एक पर्टिकुलर रीजन में जो आयन है जिन्होंने खुद को एक छोटे छोटे खंडों में समूहित किया, उस पर्टिकुलर खंड में, उस पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है, इनका अलाइनमेंट जो होता है वो एक जैसे डायरेक्शन में होता है। और ये किसके कारण होता है, इनके स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के कारण। इनमें स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है जिसके कारण ये एक दूसरे के अलाइनमेंट को क्या करते हैं, पैरेलल ले जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम कहें कि प्रत्येक रीजन में इनका जो अलाइनमेंट होता है वो सेम होता है, बट एक रीजन का अलाइनमेंट दूसरे रीजन के अलाइनमेंट से डिफरेंट होता है। यानी कि हम कहें इनका अलाइनमेंट जो टोटल होता है वो रैंडम होता है। टोटली तो रैंडम है ना, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं इस रीजन के द्वारा जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, वो इसके द्वारा क्रिएट डायपोल मूवमेंट, जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है उसके द्वारा कैंसिल आउट हो जाता है। यानी टोटली हम कहें यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, डायपोल मैग्नेटिक जो होता है, वो आपका क्रिएट तो होता है, लेकिन एक रीजन से दूसरे रीजन के द्वारा ये कैंसिल आउट भी हो जाते हैं, जब तक कि यहां पर अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहे। ये बात मैं तब की कर रहा हूं जब तक हमने इसे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है। मैंने क्या कहा, जो आपके लोह चुंबकीय ठोस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक जो सॉलिड होते हैं, उनके जो आयन होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं, जिनको हमने डोमेन कहा है। और ये डोमेन क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं, एक्सचेंज कपलिंग करते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है इनमें, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में पैरेलल ले जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि इनका जो अलाइनमेंट होता है वो पैरेलल होता है, बट एक रीजन में पैरेलल होता है, दूसरे रीजन में भी पैरेलल होता है, बट एक का दूसरे अलाइनमेंट से डिफरेंस पाया जाता है। इसलिए इनके द्वारा जितना भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, क्रिएट होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही इन सब का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, जैसे मैंने यहां दिखाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। समझ में आ रही बात, क्योंकि इनके डोमेन के सेट का जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनका टोटल अलाइनमेंट अगर हम देखें तो रैंडम होता है, बट अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इन डोमेन का जो अभिविन्यास होता है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो आपके कौन होता है, अनुचुंबकीय ठोस होते हैं, अनुचुंबकीय ठोस की कंपेयर में लोह चुंबकीय ठोस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पाया जाता है। फर्स्ट वन डोमेन थ्योरी के अकॉर्डिंग यह है, बट यहाँ पे डोमेन थ्योरी नहीं है आपके लिए, तो मैं केवल डोमेन के बारे में बता रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि डोमेन क्या होते हैं। जो मेटल होते हैं उनके जो आयन होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं, बस उन्हीं को हमने क्या कहा है, डोमेन कहा है। तो अगर टोटली आपकी किताब के अकॉर्डिंग चले तो उसमें ये लिखा गया है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इन सब के डोमेन के जो अभिविन्यास होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, जैसे मैंने यहां दिखाया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बुक्स इतना ही चलना, आपको ये लगा देना है कि ये डोमेन है और इन डोमेन का जो अभिविन्यास है वो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इसमें एक बात कही गई है, किसमें,
लोह चुंबकीय ठोस में कि जैसे मैंने कल बताया था, अनुचुंबकीय ठोस में हम अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद क्या होता है कि वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, उनका मैग्नेटिज्म गायब हो जाता है। यानी कि जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब तक तो वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनमें से हम क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं, तो वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं जैसे रहते हैं। बट इसमें मैंने कहा था कि अगर हम इनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम तो ये मैग्नेट बन ही जाते हैं, साथ साथ जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, उसके बाद भी ये मैग्नेट बने रहते हैं। ये किताब में लिखा गया, बट ये टोटली सही नहीं है एक्चुअली में कहा जाए, क्योंकि मैग्नेट की जो पावर है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर है ना, वो डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड करता है ये मैग्नेट बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। ये बहुत जरूरी है जानना। किताब में बस इतना लिखा हुआ है कि ये लोह चुंबकीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं, अगर इनमें से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया जाए तब भी ये मैग्नेट की भांति व्यवहार करते रहते हैं। तो बिल्कुल ही 50% सही बात है, 50% थोड़ा सा गलत है। क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की पावर बहुत कम है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की पावर बहुत कम है, तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, तो लो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या होता है, ये मैग्नेट की भांति व्यवहार तो करते हैं, लेकिन अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने हटा दिया तो ये फिर से अपनी वास्तविक पोजीशन में आ जाते हैं। देखो लोहा का टुकड़ा देखा होगा ना आपने, जब तक उसको हम क्या करते हैं, टच करवाते हैं किसी मैग्नेट से, तब तक उसमें चुंबकीय गुण तो रहता है, लेकिन जैसे उस मैग्नेट को हम हटा देते हैं, क्या उसके बाद भी लोहा सबको चिपकाना स्टार्ट करता है? नहीं चिपकाएगा। ऐसा होता तो सारा का सारा मैग्नेट बना लेते हैं, हम तो एक ही साथ बना लेते हैं, नहीं बनाते। इसलिए कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक पावर लो है तो लो मैग्नेटिक पावर पे जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं वो एज लाइक क्या बोलते हैं उसको, पैरामैग्नेटिक ही होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय ही होते हैं वो लोग। लो चुंबकीय जो ठोस होते हैं वो अनुचुंबकीय ही होते हैं। कहां तक? जब तक मैग्नेटिक पावर लो होती है, और जैसे मैग्नेटिक पावर हम हाई कर देते हैं तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। उस सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद मतलब मैग्नेटिक पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि इन सब के अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, किनके? डोमेन के। और जब डोमेन के अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपने क्या बढ़ा, देखो पहले तो रैंडम होता है, यहां से देखो कि पहले तो रैंडम होता है, जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, माना कि मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर थी वो लो थी, तो अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में होने को जा रहा होगा। अब जैसे जैसे आप मैग्नेटिक पावर बढ़ाते जाओगे, इसका अलाइनमेंट सीधा एक डायरेक्शन में होने लग जाएगा, और जब इन सब का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में हो जाएगा, उसके बाद सैचुरेशन स्टेट आ जाती है। अब सैचुरेशन स्टेट आ गई, यानी कि मैग्नेटिक पावर जो थी, मैग्नेटिक फील्ड की पावर जो थी वो बहुत ज्यादा हाई है। उस हाई पावर पे ये मैग्नेट बन चुके हैं। यानी कि अगर उसके बाद आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी ये मैग्नेट बने रहते हैं। तो याद रखना, लो मैग्नेटिक फील्ड की पावर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की पावर लो करते हैं तो उस समय तक जो लो चुंबकीय ठोस होते हैं वो एज लाइक अनुचुंबकीय की भांति व्यवहार करते हैं। हटाने पर अगर आपने थोड़ा सा मैग्नेटिक पावर, लो मैग्नेटिक फील्ड दिया आपने उसको, उस टाइम पर तो क्या होगा कि मैग्नेट की भांति व्यवहार करेंगे। जैसे आप उसको हटा दोगे, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की पावर बहुत हाई कर दी है, एक सैचुरेशन स्टेट ला दी है, उसके बाद अगर आपने उसको हटा भी दिया, किसको? मैग्नेटिक फील्ड को, तब भी ये मैग्नेट की भांति व्यवहार करते रहेंगे, ये ध्यान रखना है। और ये हिस्टेरिसिस लूप जो होता है वहां से आपको समझ में आता है। अब आप कह रहे हो सर हिस्टेरिसिस लूप बना के दे दो, तो एक्चुअली में क्या है, इतना ही नहीं, उसमें हिस्टेरिसिस लूप में रिवर्स भी आना पड़ता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स भी करना पड़ता है। नॉर्थ टू साउथ कर रहे थे, तो नॉर्थ टू साउथ हम रिवर्स भी करते हैं, तो वो काफी डीप हो जाता है। 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर बन जाएगा आपका अलग से स्पेशली। तो मैंने आपको कल भी कहा है, वो मैं सारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। जिसको पढ़ने के इच्छुक हो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा वीडियो उसकी डाल दूं अलग से, ठीक है। बाकी जितना सिलेबस में मैं उतना ही बता रहा हूं। तो अगर लोह चुंबकीय ठोस के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या लिखा गया है कि लोह चुंबकीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो क्या करते हैं, प्रबल आकर्षण दर्शाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया तब भी ये चुंबक की भांति व्यवहार करते ही रहते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो ठोसों के आयन होते हैं वो छोटे छोटे समूह में खंडित हो जाते हैं, जिनको हमने डोमेन कहा है, और ये डोमेन का अभिविन्यास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक डायरेक्शन में हो जाता है, या कहें तो इनका अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। दैट्स व्हाई ये क्या करते हैं, आपके अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांगली शो करते हैं, और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी इनमें मैग्नेट बिहेवियर बना रहता है। वो मैंने बता दिया, मैग्नेटिक पावर जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, हाई मैग्नेटिक फील्ड का जो होना चाहिए, पावर हाई होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, तब जाके ये ऐसे ही काम करते हैं। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की पावर लो रखी है तो लो पावर पर ये सेम ऐसा ही होगा कि आपने
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे, आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटाया, फिर से ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये आपके एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, डोमेन के बारे में। अब लोह चुंबकीय ठोस के बाद आता है प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। अब प्रतिलोह चुंबकीय ठोस में क्या होता है? प्रतिलोह चुंबकीय ठोस यहां ही बता देता हूं नीचे। तो प्रतिलोह चुंबकीय ठोस में क्या होता है? सेम, जो डोमेन के सेट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यानी कि अगर एक का अलाइनमेंट ऊपर की ओर होगा, दूसरा नीचे की ओर हो जाएगा, तीसरा ऊपर की ओर रह जाएगा, चौथा नीचे की ओर जाएगा, पांचवा ऊपर की ओर, छठा नीचे की ओर। तो इनमें डोमेन्स के जो सेट होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। एक का अगर अलाइनमेंट ऊपर है तो दूसरा का अलाइनमेंट नीचे हो जाता है। दैट्स वाई जो प्रतिलोह चुंबकीय ठोस होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन शो करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर। यानी कि जो मैंने आपको प्रति चुंबकीय ठोस बताया था, प्रति चुंबकीय में मैंने क्या कहा था, दुर्बल प्रतिकर्षण शो करते हैं, और प्रतिलोह चुंबकीय क्या करते हैं, प्रबल प्रतिकर्षण शो करते हैं, क्योंकि इनमें जो डोमेन होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एंटी पैरेलल हो जाते हैं, एंटी पैरेलल अलाइनमेंट होता है इनका, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो एमएनओ, ठीक है। फाइनली जो थर्ड था आपका प्रतिलोह चुंबकीय ठोस के बाद आता था आपका फेरी चुंबकीय ठोस, फेरी चुंबकीय ठोस, ठीक है। अब फेरी चुंबकीय ठोस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। भाई लोह चुंबकीय ठोस में मैंने क्या कहा, लोह चुंबकीय ठोस में क्या कहा मैंने, डोमेन के जो सेट होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं, उनका अलाइनमेंट पैरेलल हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय में मैंने क्या कहा, डोमेन के सेट एंटी पैरेलल हो जाते हैं, उनका अलाइनमेंट एंटी पैरेलल हो जाता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं, रिपल्सन शो करते हैं। एंड फाइनली हम बात करते हैं फेरी चुंबकीय ठोस की। फेरी चुंबकीय ठोस में क्या होता है, फेरी चुंबकीय ठोस में क्या होता है, इसको हम लघु चुंबकीय ठोस, लघु लोह चुंबकीय ठोस भी कहते हैं। यानी कि इनमें अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो थोड़ा सा लो होता है। जैसे इसका एग्जांपल है मैग्नेटाइट Fe3O4, या मैग्नेटाइट से बने हुए फेराइट। फेराइट में क्या होता है, कोई भी मेटल आएगा जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और बाकी इसमें Fe2O4 बना रहेगा, इसको हम फेराइट कहते हैं। तो इसके फेराइट, जैसे इसमें M2 पॉजिटिव में मैग्नीशियम आ गया तो MgFe2O4 भी हो सकता है, ऐसे करके इसको हम फेराइट कहते हैं। ये आपका मैग्नेटाइट हो गया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। मैंने क्या कहा, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन तो होता है बट थोड़ा सा कम होता है, यानी कि लोह चुंबकीय ठोस का ये छोटा वाला रूप है। जब इसके डोमेन के सेट की बात करते हैं, उसके डोमेन के सेट कुछ इस प्रकार होते हैं कि कुछ तो पैरेलल होते हैं, कुछ एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे 2 का अलाइनमेंट ऊपर हो गया, फिर तीसरे का अलाइनमेंट नीचे हो गया, फिर 2 का अलाइनमेंट ऊपर हो गया, फिर तीसरे का अलाइनमेंट नीचे हो गया। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से ऊपर की ओर जो अलाइनमेंट है, पैरेलल वाले जो है वो ज्यादा है, एंटी पैरेलल वाले कम है। तो क्या होगा, देखो इन दोनों का तो निरस्त हो जाएगा, इसके कारण इसका मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके कारण इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसका और इसका तो बना रहेगा ना। तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक बिहेवियर इनमें बना रहता है, इसलिए क्या करते हैं, ये अट्रैक्शन तो शो करते हैं लेकिन थोड़ा सा कम अट्रैक्शन शो करते हैं। तो फेरी चुंबकीय ठोस में भी अट्रैक्शन होता है लेकिन थोड़ा सा कम अट्रैक्शन होता है। तो यहां तक मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आपको बता दिया, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ही मैंने पढ़ाया। बाकी हिस्टेरेसिस लूप भी पढ़ा सकते हैं, डोमेन थ्योरी को जो वेस ने दी थी उसके हिसाब से अगर पढ़ाने लग जाए तो काफी लंबा टॉपिक चले जाता है, वो आपकी क्योंकि सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया, बट उससे रिलेटेड बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं, ठीक है। और आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया, जितना जितना लिखा हुआ आपको उतना ही लिखना होता है, क्योंकि नंबर तो आपको इसी के बेस पे मिलने वाले हैं, ठीक है। और नॉलेज के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा सारा का सारा सारांश इसका बता दिया है। नॉलेज के लिए मैंने सारी बातें बता दी है, लेकिन लिखना आपको वही है जो आपके सिलेबस में है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। कंटेंट वही वैलिड है, कंटेंट आपका वही वैलिड है जो आरबीएससी में लिखा हुआ है, वही आपको लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझने के लिए आप एक्स्ट्रा समझ सकते हो, देखो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाई हैं,
कि कैसे छोटे छोटे खंडों में समूहित होते हैं और उनको डोमेन कहते हैं, और कैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उनका क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाते हैं सारे के सारे अलाइनमेंट। तो वो सारी सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास बस लास्ट टॉपिक बचता है, वो है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चुंबकीय गुण तो बता दिया, अब विद्युतीय गुण आपको बताना है। ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसमें आपको अर्धचालक के बारे में भी पढ़ना है और बैंड थ्योरी के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, बस ये आपके लास्ट टॉपिक है। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले थोड़ा सा, और जो बचेगा उसको मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो एक बेसिक सी बात मैं आपको बता देता हूं। जो ठोस पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थ को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है चालक, दूसरा होता है विद्युत रोधी, और एक होता है आपका अर्धचालक। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। चालक पदार्थ क्या होते हैं? देखो, ये ऐसे पदार्थ हैं जो स्वयं में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। ठीक है, वे सारे के सारे पदार्थ आपके चालक कहलाते हैं। सॉलिड जो अपने में से विद्युत धारा को क्या होने देते हैं? प्रवाहित होने देते हैं। और इनकी चालकता का प्रास जो होता है 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। विद्युत रोधी क्या होते हैं? जो स्वयं में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, और इनकी चालकता का प्रास 10 to the power -20 to 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, और इन दोनों की चालकता के प्रास के बीच का प्रास जिनका होता है वो सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके अर्धचालक कहलाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने इसलिए यहाँ पे बताई हैं। ये प्रास मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपसे पूछ लेता है कि चालकता का प्रास, चालक पदार्थ का प्रास कितना होता है, विद्युत रोधी का प्रास कितना होता है। ये आपका क्वेश्चन बना था एक बार, शायद 2017 का क्वेश्चन पेपर है, आप देख लेना। उसमें चालक पदार्थ के जो चालकता का प्रास है और विद्युत रोधी पदार्थ की चालकता का प्रास, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको लिख सकते हो। और चालक क्या होते हैं? जो स्वयं में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, जैसे कि एज लाइक मेटल है। ठीक है, वैसे चालक को 2 प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। एक वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं और एक धात्विक चालक होते हैं। ये सारी की सारी बातें चालक विद्युत रोधी की बातें जो है, इन दोनों टॉपिक की बारे में तो मैं आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहां पर ही इसकी डीप स्टडी, यहाँ पर इसकी कोई डीप स्टडी नहीं है। अर्धचालक की स्टडी यहाँ पर है कि अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप के और एक पी टाइप के। उनके बारे में यहाँ पे स्टडी है। और एक आपके बैंड थ्योरी आती है। कौन सी थ्योरी आती है? बैंड थ्योरी आती है। तो अब आपके इस टॉपिक से रिलेटेड 2 टॉपिक रह गए। एक आपकी बैंड थ्योरी रह गई है और एक आपका क्या रह गया है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक आपका सेमीकंडक्टर रह गया। तो ये 2 लाइनें याद हो गई ना आपको। जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वो चालक, जो नहीं होने देते हैं वो विद्युत रोधी। इनकी चालकता का प्रास लिख देना। उन दोनों के बीच की चालकता का प्रास जिनका होता है वो आपके अर्धचालक कहलाते हैं। बाकी अर्धचालक के क्या होता है इसके बारे में तो अलग से टॉपिक आने ही वाला है, तो वहीं पर मैं इसके बारे में समझाऊंगा। और एक आपका बैंड थ्योरी आता है। बैंड थ्योरी बताता है कि इन तीनों को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, उसके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा और इसके बारे में भी मैं कल डिस्कस करूंगा।